तो शुरुआत करेंगे। हमारा ये टारगेट रहेगा अगले 20 से लेकर 25 दिन तक। ठीक है। और आपके सामने जो दो इम्पॉर्टेंट, जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन क्वेश्चंस फिर भी आते हैं। आर्ट एंड कल्चर के नाम पे जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, महाजनपद, जनपद फेज, मौर्याज, पोस्ट मौर्याज, गुप्ताज, यहाँ से जो है वो आर्ट एंड कल्चर के थ्रू क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम एक पूरा का पूरा इन डिटेल जाएंगे, इसको अच्छे से हर कंसेप्ट को समझेंगे। और टारगेट रहेगा 20 से 25 दिन में एंशियंट मिडीवल ख़त्म करने का। साथ में मेन फोकस करेगा, हम जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालिसिस पर रहेगा कि किस तरह से जो है वो पहले वाले क्वेश्चंस मतलब जो बने हैं अभी तक उनको भी हम देखेंगे साथ के साथ में। ठीक है। क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में ई पीडीएफ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। और उसके बाद जो और भी होगा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीकली टेस्ट होगा और इवेल्युएशन सेशन भी जो है वो हम साइड बाय साइड साथ में करने वाले हैं। ठीक है। और जो बाकी कुछ भी अगर आप लोगों के डाउट रहते हैं तो एट द एंड आप बीच में भी अपना बोल माइक ऑन करके पूछ सकते हो। प्लस साथ में जो कोशिश रहेगी वो ऐसी हम लोग ट्राई करेंगे। नोट्स मैं आपको दूंगा लेकिन आप जो वो क्लास नोट्स खुद भी अपने जो है वो बेसिक फ्रेमवर्क अपने पास प्रिपेयर करके रखोगे, ताकि ऐसा ना लगे कि जस्ट बैठे ही हैं। और एट द एंड फिर आफ्टर क्लास जो भी अभी क्लास के जो कुछ भी नोट्स बनाए होंगे वो आप फोटो उसकी जो है खींच कर ग्रुप में सेंड करोगे। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। और आर्ट एंड ये आपका एंशिएंट एंड मिडीवल शुरू करने से पहले ना हम एक बेसिक सा देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है और जो एग्ज़ाम के लिए हमारा टारगेट रहेगा। सिर्फ हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, पीएचडी हमें नहीं करनी है। जो हमारा मेन फोकस रहेगा उसमें देखो, सबसे पहला तो है कि एंशेंट और मेडिवियल, इसके लिए सोर्सेज क्या है, कि हम क्या सोर्सेज इनके लिए पढ़ें, क्योंकि पहला डाउट तो यही रहता है कि सोर्सेज क्या होने चाहिए। तो सबसे बेस्ट तो है एनसीईआरटी। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एनसीईआरटी दूसरी पढ़ लो जो अभी न्यू एनसीईआरटी आई है। ठीक है। न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या आप ओल्ड भी पढ़ सकते हो जो आर एस शर्मा की है। अगर आपको ये नहीं पढ़नी तो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी वो मैं ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो बहुत अच्छी है, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। उससे जो है वो हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अबाउट इंडिया एंड द थिंग्स दैट हैपन इन पास्ट। तो ये हो गए बेसिक सोर्सेज। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पी वाई क्यू एनालिसिस। ये हम लोग क्लास में भी करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पढ़ा है, प्लस ये आप लोगों को भी करना है साथ में। तो दो फ्रंट पे ये काम होगा, एक तो क्लास में, एक क्लास के बाद। ठीक है। इससे क्या है कि हमें पता चलता रहेगा कि जितना हमने पढ़ा उसमें से हमारी इनपुट हमें कितनी देनी है और कितनी हमें आउटपुट। इनपुट और आउटपुट याद रखना, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट का रिजल्ट जो है वो हमें देना है। तो ये टारगेट हमारा यहाँ से रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये सोर्सेज है। इसके बाद अगर कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, जिसको लगता है कि और डेप्थ में पढ़ना है, तो अर्जुन देव पढ़ सकते हैं। ये एक ऑप्शन में, सॉरी अर्जुन देव नहीं, अर्जुन देव नहीं होगी, ये होगी आपकी उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह को पढ़ सकते हैं, बट वही है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो इतना टाइम तो है नहीं कि हमें इतना ज़्यादा टाइम देना है। तो उपेंद्र सिंह, आर एस शर्मा और रोमिला थापर, इन सभी के नोट्स जो है, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो इन सभी का जेरोक्स होगा, सारा का सारा। सारा मटेरियल जो आपको मिलेगा यहीं से मिलेगा। ये रहने वाले हमारे सोर्सेज। अब हम शुरू करेंगे आज की क्लास के बारे में। ठीक है। तो क्लास में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो टारगेट रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, उसको हम फेजेस में पढ़ेंगे, फेज वाइज स्टडी करके चलेंगे, ताकि इनपुट और आउटपुट का बैलेंस हमें दिखता रहे। जैसे मान लीजिए जो आपका प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री है, अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि एक दो क्वेश्चन आएगा। तो अब हम सारा नहीं पढ़ सकते,
और अगर हमें सारा भी पढ़ना है तो हमें पढ़ना उतना है जितने से हमें रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। और लास्ट ईयर एचएस में भी क्वेश्चन आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर, कि इनमें से कौन सी साइट जो है वो हिमाचल या भारत में नहीं है। हिमाचल प्रदेश का एचएस का पेपर था और वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी जो है वो साइट जो है वो आईवीसी की भारत में नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। वैदिक पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड, ठीक है। अभी रिसेंटली भी हम इसके बारे में डिस्कस न्यूज़ में भी रहता है, ठीक है, जैसा आपका कास्टिज्म हो गया और फैक्ट्स हो गए। प्लस यहाँ जो आप बेसिक स्टोरी गेन करोगे वो आपके मेंस में लिखने के काम आएगी। और जैसे मान लीजिए अगर आपको ऐसे लिखने को आता है तो ऐसे में भी क्या है कि आप लिख सकते हैं, ऐसे का जो फ्रेमवर्क है उसमें भी आप ये लिख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, लाइक वेद में वुमेन की कंडीशन कैसी थी, उसके बाद लेटर वैदिक में कैसी थी, महाजनपद में कैसी थी, मौर्याज में कैसा। तो इस तरह से तो ये पूरी कहानी हर चीज़ को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन फिर हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ आयरन, कि जो लोहे की खोज के बाद आपका लेटर जो फेज शुरू होती है, लेटर वैदिक फेज, उसको हम कवर करेंगे। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको बोलते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन, तो हम इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन की तरह भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो है वो शहर थे तो वो किस तरह से थे। देन उसके बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे, महाजनपद पीरियड, यहाँ पर बुद्धिज़्म जैनिज़्म को पढ़ेंगे, ठीक है, मगध को पढ़ेंगे। और 16 जनपद है, बेसिक उनके बारे में जानेंगे कि जनपद जो थे वो कहाँ कहाँ थे, क्या उनकी कैपिटल थी, कौन फाउंडर था उनका। मगध को पढ़ेंगे, मगध की डायनेस्टीज़ को पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो है वो शुरू के डायनेस्टीज होंगे, महापद्मा नंदा डायनेस्टी होगी, देन हरिंका डायनेस्टी होगी, नंदा डायनेस्टी होगी, फिर आपका गुप्ताज, मतलब ये गुप्ताज ने यहाँ पर चंद्रगुप्त वाला गुप्ता है, चंद्रगुप्त पढ़ेंगे, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त से अशोका पढ़ेंगे, फिर पोस्ट मौर्यास पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे दो फेजेस में। पहले 200 से 300 बीसी डिवाइड करेंगे नॉर्थ एंड साउथ में, कि नॉर्थ में क्या चला है, साउथ में क्या चला है। तो नॉर्थ में पोस्ट मौर्याज है, जहाँ पर आपका सुंगाज है, कानवाज है, ठीक है, इंडो ग्रीक है, सकाज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन किसका फाउंडर था, इस तरह से। तो ये हमारा टारगेट रहेगा, ये हमारी अप्रोच रहेगी, ध्यान रखना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है इस तरह से पढ़ना। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को अभी क्या है, पैटर्न और चेंज हो रहे हैं। अब आर्ट एंड कल्चर जिस तरह से इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कल्चर, तो हिस्ट्री को कम पूछेंगे, कल्चर को ज़्यादा पूछेंगे, तो हमारा परस्पेक्ट थोड़ा उसी तरह रहेगा। फिर संगम एज से क्वेश्चन हर पेपर में मिलता है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर आपका एलआईडी एचएस। संगम एज से क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि संगम आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। साउथ इंडिया का जितना भी आर्ट एंड कल्चर है वो संगम एज के साथ लिंक करता है, तो इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर चोला चेरा पांड्यास क्वेश्चंस ढूंढ के लाएंगे, मैं ढूंढूंगा, आप भी ढूंढेंगे साथ में। और हम सब जो है फिर क्या करेंगे, पूरा एक सिस्टम बनाकर जो है कि पूरी एंशियंट हिस्ट्री को ऐसा पढ़ेंगे कि फिर चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हमारा कभी गलत नहीं होगा। एक्सेप्शंस हर जगह होती है, वो क्वेश्चन ही ऐसा पूछ ले कि गांधी जी ने किस कलर की धोती डाली थी, तो फिर वो तो हम कुछ कर नहीं सकते उसका, वो छोड़ने के लिए होते हैं क्वेश्चन। फिर हम गुप्ताज को, जैसा अब यहाँ पर हम गुप्ता की बात करेंगे 300 से लेकर 600, तो यहाँ पर हम साउथ इंडिया को भी स्टडी करेंगे। गुप्ताज जैसे हर्षवर्धन है, तो हर्षवर्धन के टाइम पे इंपॉर्टेंट आपका बाणभट्ट है, ठीक है, बाणभट्टा, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। प्लस साथ में जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, कि भारत में जो बाहरी देश थे, बाहरी यानी कि हुइनसैंग हो गया, चाहे वो आक्रमण हो या कोई आपका पर्सनालिटी हो जो भारत में रिलीजन को स्टडी करने के लिए आया, जैसे बुद्धिज़्म को स्टडी करने के लिए हुइनसैंग आए, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब हम कवर करेंगे। सेम फेज में 300 से लेकर 600 के बीच में हम साउथ इंडिया को भी पढ़ेंगे, अलग से चैप्टर बनाकर पढ़ेंगे साउथ इंडिया का, जिसमें हम रीजनल किंगडम्स की बात करेंगे, पालवाज, चालुक्याज, राष्ट्रकूट। इनको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है, देखो आपको एक बात बताता हूँ कि अलाइड और एचएस में तो मान लिया फिर भी आसान क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन सेक्टरेट हो गया, आपका क्लैरिकल एग्जाम्स हो गए, और इसमें तो है वो आएगा क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आना है, वो ऐसा आएगा कि उसके लिए आपको पूरा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये टारगेट रहेगा। देन उसके बाद हम सेम फेज में नॉर्थ में हम 700 से लेकर 1200 पढ़ेंगे, पोस्ट गुप्ताज के फ्यूडेटरीज, ठीक है, जिसमें जो है कि फॉरेन इन्वेजन हो गया, राजपूत हो गए, और आपका गुप्ताज के फ्यूडेटरीज जो हम यहाँ पढ़ेंगे। फॉरेन इन्वेजन में यहाँ पे गजनबी, ठीक है, महमूद गौरी, गजनबी, ये सबको पढ़ेंगे।
देन साउथ इंडिया में यहाँ पर हम चोलाज को पढ़ेंगे, क्योंकि आपका चोलाज जो है वो चेराज और पांड्याज को एलिमिनेट करके डोमिनेट करते हैं चोलाज। और 1200 में, यहाँ जब ये 1200 खत्म हो जाएगा तो यहाँ से शुरू हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, मेडिवियल हिस्ट्री। दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, ये दो ही कवर करेंगे मेडिवियल में, लेकिन इस तरह से कवर करेंगे कि कभी भूले नहीं जाएंगे। तो ये पूरा फ्रेमवर्क रहेगा, ठीक है, जो हम फॉलो करेंगे। इसके बाद जो एंशंट हिस्ट्री में अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को करेंगे तो प्री हिस्ट्री में आता है आपका स्टोन एज, जब हम पाषाण काल की बात करेंगे। देन प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री में हम बात करेंगे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंटरमीडिएट फेज। और हिस्ट्री, यहाँ पर आपके पास लिखित सोर्स होंगे, रिटर्न सोर्सेज होंगे, तो यहाँ पर हम वेदास को करेंगे। तो पूरा का पूरा ये फ्रेमवर्क है जो हमारा रहेगा, हम इसको फॉलो करने वाले हैं। और कुछ फार्मूलाज है जो मैं आपको बता देता हूँ, ये समझने के फार्मूलाज है, मतलब इनको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है जब हम पढ़ेंगे। तो पहला है कि प्रोस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। प्रोस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस, मतलब प्रोस्पेरिटी क्या होता है, कौन बताएगा प्रोस्पेरिटी क्या होता है? व्हाट इज प्रोस्पेरिटी? आंसर दीजिए कोई भी, अपना मतलब जिसको लगता है कि उसको पता है, आप अपना मतलब बोल सकते हैं कि व्हाट इज प्रोस्पेरिटी, क्या है प्रोस्पेरिटी? क्या समझते हैं प्रोस्पेरिटी से आप? कनिक सर, इंग्लिश मीनिंग ही बता दो चलेगा, हिंदी मीनिंग ही। नहीं, समृद्धि। समृद्धि, ठीक है। तो ये है समृद्धि कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस, मतलब कि समृद्धि यानी कि विकास, ठीक है, वेल्थ, ये जो है वो आपका वीकनेस के साथ नहीं सर्वाइव कर सकती। मतलब जब राजा कमजोर होगा, जब राज्य कमजोर होगा, तो हमेशा हम देखेंगे फॉरेन अटैक्स। गुप्ताज, समुद्रगुप्त, जो गुप्ताज हुए 300 से 600 बीसी के बीच, 300 से 600 एडी के बीच में, स्ट्रांग थे। लेकिन जब वो कमजोर हुए तो हमने पर्शियन अटैक देख लिया, डायरेस जो आपका, सॉरी, पर्शियन अटैक जो आ गया, गजनबी वगैरह जो है, महमूद गौरी, उन्होंने अटैक किया। सिमिलर, दिल्ली, मतलब दिल्ली सल्तनत 1526, इब्राहिम लोदी कमजोर, राजपूत राइज कर रहे थे, फ्यूडेटरी थे, बाबर का इन्वेजन। सेम फेज 1739, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला कमजोर, नादिर शाह इन्वेजन। तो जब भी जो प्रोस्पेरिटी है वो वीकनेस के साथ सर्वाइव नहीं कर सकती वाले फार्मूला को हम लगाएंगे, तो हमें याद रखना है कि फॉरेन अटैक हो, जहां पर भी ये फार्मूला लगेगा, जहां पर भी राजा कमजोर होगा वहां पर आपको फॉरेन अटैक देखने को ही मिलेगा भारत में उस टाइम पे, नॉर्थ में, ये याद रखना। तो ये हमारा फोकस रहेगा। देन उसके बाद न्यू स्किल्स, जब भी न्यू स्किल्स आएगी, न्यू स्किल्स यानी कि नया टैलेंट, तो ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ से डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट से चेंज इन सोसाइटी होगा। एग्जाम्पल, डिस्कवरी ऑफ फायर, मेसोलिथिक फेज, ठीक है, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, न्यू स्किल्स आई, एग्रीकल्चर शुरू हो गया, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ। तो मेसोलिथिक के बाद हम देखेंगे अगली फेज में, नियोलिथिक फेज में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता की अर्ली फेज, जिसमें हमें ग्रोथ दिख रही है, न्यू स्किल्स आ रही है, ग्रोथ हो रही है, और फिर फाइनली क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, एक पहला। अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? जन से बनेगा जनपद, डेवलपमेंट और ग्रोथ, एक राज्य से दो राज्य, दो से चार, चार से आठ, फिर एक पूरा का पूरा महाजनपद, छोटे छोटे कबीलों को जीत कर बड़े कबीले, देन उसके बाद जनपद बने, फिर बन गए महाजनपद। कितने महाजनपद है टोटल शिवाती मैम? तो बोला
ओके, 16 महाजनपद है, याद रखना, ठीक है। ये हमारा काम रहेगा। उसके बाद हम हर फेज में हम पढ़ेंगे इकोनॉमी को, कि क्या कारण थे इनके इकोनॉमी के ग्रोथ के, और यहाँ पर इकोनॉमी का मेन पिलर क्या है। इसमें काओ और एग्रीकल्चर, जैसा वेदों में दी गई है काओ को इम्पोर्टेंस। वेद में हर जगह हमने बात की है काओ के बारे में, कि काओ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और महाजनपद में बात की है हमने एग्रीकल्चर की, तो इसको हम कवर करेंगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में बात की है हमने ट्रेड एंड कॉमर्स की। तो हर चीज़ को जो है वो हम पूरा का पूरा सेक्शन वाइज हर एक कंसेप्ट के साथ लिंक करके पढ़ते चलेंगे। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और कंसेप्ट, कि जब भी कठिनाई आती है, जब भी चैलेंजेस आते हैं, देन हम क्या करते हैं, सरलता का रास्ता ढूंढते हैं। प्रॉब्लम्स आई, हम क्या करते हैं, सोल्यूशन ढूंढने के काम करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना हम सभी, नेचर ही हमारा ऐसा है। तो ऐसा ही जो है वो एंशंट हिस्ट्री से होता आया है। कैसा कि जब भी चैलेंज आएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे। और सोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब हो गया रेवोल्यूशन। जैसा फॉर एग्जांपल 1857 की क्रांति से पहले परमानेंट सेटलमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, महलवाड़ी सेटलमेंट, रिलीजियस इंटरफेरेंस, सोशल इंटरफेरेंस, क्रिश्चियन मिशनरीज परेशान कर रहे हैं। रिजल्ट क्या हुआ, क्रांति। क्रांति मतलब रेवोल्यूशन। सिमिलर, अगर मान लीजिए अब पेलियोलिथिक कंडीशन में क्या था, कि लोग जो थे वो घूमते थे इधर से उधर, घुमंतु थे, हंटर एंड गैदरिंग कर रहे थे। अब उस कंडीशन में जब कंडीशंस क्लाइमेट चेंज होने लगा, घूमने के लिए मुश्किल होने लगी, बड़े लोग नहीं जा सकते, वुमेन नहीं इतना दूर सर्वाइव, इतना ज़्यादा सर्वाइव, इतना जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है, मुश्किल होने लगी। तो उन्हें रास्ते ढूंढने पड़े। तो सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू हुआ, उन्होंने एक जगह रहना शुरू किया। जब उन्होंने रहना शुरू किया एक जगह, तो उन्होंने पहले तो उस जगह के सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको यूज़ किया, वो ख़त्म हो गए। तब उन्हें सोल्यूशन ढूंढना पड़ा कि अब चैलेंज आ गया, अब क्या खाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन शुरू किया, उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया। तो इस तरह से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। ये क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ। चैलेंजेस आए, सॉल्यूशन ढूंढा, ट्रांसफर हो गया किस में, रेवोल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, जब तो राजा कमजोर है तब तो हो रहे हैं फॉरेन अटैक, लेकिन जब क्या हो रहा है कि राजा स्ट्रांग है, अब राजा स्ट्रांग है तो होगा एम्पायर एक्सपेंशन। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, अशोका पूरे के पूरे 16 के 16 जनपद को जीता है। तो जब क्या था, जब राजा स्ट्रांग तो एक्सपेंशन, वो एक्सपैंड करेगा अपने एम्पायर को। जब राजा कमजोर तो फॉरेन अटैक होगा, तब राजा की टेरिटरी पर कोई अटैक करेगा। तो ये ध्यान रखना, ये सब हमारा टारगेट रहेगा। इससे पहले देखो, जोग्राफिकल फीचर्स को हम करेंगे लेकिन सोर्सेज के साथ। जब हम हिस्ट्री में पहुंचेंगे तो हम पढ़ेंगे सोर्सेज को, लेकिन साथ साथ में हम और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखते चलेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, किसी का कोई डाउट हो अगर बता सकता है। करें शुरू फिर आगे। हाँ जी सर। तो अब हम बात करेंगे जो बेसिक हिस्ट्री है, एंशंट मतलब इतिहास की शुरुआत अर्थ के एवोल्यूशन के साथ ही होती है। चार्ल्स डार्विन जिसने जो है वो बेसिक एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा कंसेप्ट समझेंगे। तो हमारी जो अर्थ है उसका एवोल्यूशन है वो 4500 मिलियन ईयर एगो है। याद रखना कि 4500 मिलियन ईयर एगो जो है वो हमारी अर्थ ओरिजिनेट हुई थी। उसके बाद 6.5 मिलियन ईयर एगो, इसको प्री कैम्ब्रियन फेज भी कहते हैं, यहाँ पर जो है वो सबसे पहले वन सेल और सिंगल सेल जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपेयर हुए थे। सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे पहले अपेयर हुए हैं आज से 3.6 मिलियन ईयर एगो। इसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन फेज, याद रखना, ये याद रखने के लिए। उसके बाद होती है पेलियोजोइक। पेलियोजोइक जो फेज है वो आज से 600 मिलियन पहले की है। यहाँ पर सबसे पहले देखे गए थे इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास जो है वो आपकी बैकबोन नहीं होती है। याद रखना, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनके पास बैकबोन नहीं होगी।
और सबसे पहले देखो सिंगल सेल्ड आए, देन उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स आए। आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जो पेलियोजोइक है उसमें इनवर्टिब्रेट्स थे या वर्टिब्रेट्स थे, इन डेप्थ अगर इस तरह से पूछ सकता है तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट जो यहाँ से बनेगा वो बनेगा 500 मिलियन ईयर एगो, कि आज से 500 मिलियन ईयर पहले क्या था। सबसे पहले वर्टिब्रेट्स आए, देन सॉरी इनवर्टिब्रेट सबसे पहले आए 600, देन उसके बाद आपके वर्टिब्रेट्स आए, फिर उसके बाद जो है वो आपका 440 मिलियन ईयर एगो, या फिर हम इसको कह सकते हैं 400 मिलियन ईयर एगो, यहाँ पर जो है वो फर्स्ट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, कौन बताएगा, व्हाट इज एम्फीबियंस? कनिक सर या मैम आपको पता हो एम्फीबियंस क्या होते हैं? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, मतलब इतना सिंपल बताऊंगा कि हमेशा याद रहेगा। एम्फीबियंस जो होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो धरती पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। अब मुझे एग्जांपल आप बताओ कि धरती पर कौन रह सकता है, पानी में कौन रह सकता है, और ऐसे बताओ जो धरती पर भी मिल रहे हैं और पानी में भी मिल रहे हैं। सर मेंढक। ठीक है, एक एग्जांपल आ गया फ्रॉग का, और बताओ। स्नेक भी रह सकते हैं, पानी में भी होते हैं। ठीक है, पानी वाले सांप। और कोई बताएगा? सर कछुए हैं, मगरमच्छ हैं। मैं तो, अच्छा यहाँ से मेरा रीज़न क्या है, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, इसको याद रखना। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चार हमारे हार्ट में कुछ। कितने चैम्बर है? 4। हाँ जी। अब जो पानी में रहते हैं, जो पानी में ही रहते हैं उनके होते हैं 2, ठीक है। और जो धरती पर ही रहते हैं उनके होते हैं 4, और जो धरती पर और पानी दोनों में रहते हैं उनके होते हैं 3। तो फ्रॉग का जो हार्ट होता है उसमें 3 चैम्बर होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बेसिक साइंस वाला कंसेप्ट है, क्वेश्चन आ जाता है कि एम्फीबियंस क्या है, फ्रॉग एम्फीबियन है, 4 ऑप्शन दे देगा कौन सा एम्फीबियन है, इस तरह से। तो आई एम श्योर कि एम्फीबियन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्फीबियन क्या होता है। हम हर चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि हमें आसानी हो चीज़ों को, क्योंकि एग्जाम में देखो रट्टे जितने मर्जी मार लोगे, काम वो तभी आएंगे जब कंसेप्ट क्लियर होगा। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कोई फायदा नहीं होगा। देन एम्फीबियंस डोमिनेंट रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर रेप्टाइल्स और ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर 270 तक जो है वो आपके एम्फीबियंस, यानी कि जो पानी में भी रह रहे हैं धरती में भी रह रहे हैं वो रहेंगे। और सबसे पहले जो है वो सिंगल सेल जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तो वो आपका पानी से ही हुई है। तो ये था पेलियोजोइक फेज, ठीक है, जिसमें हमने एम्फीबियन तक रुक गए। एम्फीबियन की बात कर रहे हैं जो पानी में रह रहे हैं, अभी मनुष्य की बात नहीं है, आदमी का अभी कोई एवोल्यूशन नहीं हो रखा है, अभी सिर्फ बात हो रही है किसकी, एम्फीबियंस की। अब उसके बाद है मीजोजोइक फेज। मीजोजोइक फेज ये ना 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, ट्रासिक, ठीक है, जुरासिक और क्रेशियस। याद रखना ये 3 पार्ट्स में है। ट्रासिक मतलब यहाँ पर जो है वो डायनासोर, अब एम्फीबियन से बन गए मैमल्स। मैमल्स कौन से, एक तो डायनासोर और दूसरा रेप्टाइल्स, ये दो जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गए। प्लस एम्फीबियन भी यहाँ पर थे मेसोजोइक में। उसके बाद आ गया जोरासिक। जोरासिक पार्क जो है वो पूरी की पूरी मूवी भी इसी फेज के ऊपर बनी है। तो यहाँ पर आपको डोमिनेंट फेज में डायनासोर्स दिखेंगे जो फर्स्ट मैमल थे, प्लस आपको यहाँ पर इंसेक्ट्स और बर्ड्स भी साथ में को देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फेज है 135 मिलियन ईयर एगो, यहाँ पर जो है वो डायनासोर डोमिनेंट होंगे, प्लस फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट स्प्रेड रैपिडली। देखो इस फेज में, क्रिटेशियस फेज में जो है वो आपकी फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो एमर्ज हुए हैं, ठीक है, याद रखना यहाँ पर रैपिडली जो है वो स्प्रेड हुए हैं। देन उसके बाद आता है सीनोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। मेसोजोइक में याद रखना रेप्टाइल्स और मैमल्स यानी कि डायनासोर, ये वाली फेज है, जुरासिक उसमें पार्क आ गया। देन उसके बाद आता है सीनोजोइक जिसको बोलते हैं टर्शरी फेज, इसको बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स। याद रखना ये है एज ऑफ मैमल्स। अब यहाँ पर जो है वो 3 इंपॉर्टेंट एजेस है, पेलियोसिन, पेलिस्टोसिन
और क्वाटनरी। जो क्वाटनरी है वो हो गया रिसेंट, अभी जो चला है। और पेलियोजोइक, इसमें हम बात पेलिस्टीन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे हम अर्ली ह्यूमंस, 2 मिलियन ईयर एगो, आज से 2 मिलियन ईयर एगो जो है वो ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस हुआ था पेलिस्टीन एज में। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जाइंट मैमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट, जाइंट मैमल्स यानी क्या डायनासोर वगैरह एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, और यहाँ से ह्यूमंस की शुरुआत होती है। तो ह्यूमन हिस्ट्री 2 मिलियन ईयर एगो यहाँ से शुरू होती है। और ये वाली जो पेलियोसीन है, ठीक है, ये जो सबसे पहली फेज है ये 65 मिलियन ईयर एगो की है। यहाँ पर जो है वो मैमल्स के एक्सपेंशन और रेपिडाइजेशन हुई है, मतलब एक्सपैंड एंड मॉडर्नाइज हुए हैं मैमल्स। देन उसके बाद आपका ह्यूमन फेज जो है वो ह्यूमन लाइफ की फेज शुरू होती है। अब हम चलते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन पर। जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो आज से 2 मिलियन ईयर एगो वाला है, पहले वाला है, ठीक है, याद रखना, आज से 2 मिलियन ईयर एगो जो है वो आपका ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इसकी एक बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, 1859 में ये बुक लिखी है इसने, याद रखना। और मुझे बताओ कि 1859 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? सर कैनी। लॉर्ड कैनी। कैनिंग, कैनी। ठीक है। और कोई बताएगा? 57। दीक्षिता मैम आप बताओगे? लॉर्ड कैनिंग नहीं थे या कोई और था? सर मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं मैम। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वॉइस रॉय एंड फर्स्ट गवर्नर, मतलब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद फर्स्ट वॉइस रॉय भी जो है वो लॉर्ड कैनिंग है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करेंगे तो चार्ल्स डार्विन ने उसकी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये बुक का नाम पूछा जाता है कि बुक किसने लिखी है, याद रखना। इसने इसमें कहा कि न्यू स्पीशीज जो है वो अरोज होती है, नई स्पीशीज बनती है ड्यू टू द अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन कैसे? जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या है, सर्द इलाके में रहते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रेगिस्तान में शिफ्ट हो जाते हैं, तो हम लोग वहाँ की अडेप्ट, वहाँ पे वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें अडेप्ट हो जाएंगे। तो न्यू स्पीशीज, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, फिर जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो पूरी की पूरी जाएगी राजस्थान की जो रेगिस्तान वाली जगह है उसको अडेप्ट करके वहाँ के ही कल्चर में घुली मिली होगी, तो न्यू स्पीशीज बन गई। इसमें उसने कहा कि सर्वाइवल होगा किसका, जो सबसे फिट होगा। अब रेगिस्तान में जाने वाला, ठीक है, अब कोई ऐसा व्यक्ति रेगिस्तान में चल जाए जो नहीं सहन कर सकता तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर सर्वाइवल कैपेसिटी को भी देखा गया है कि जो सर्वाइव वही कर पाएगा जो सबसे फिटेस्ट है, और न्यू स्पीशीज बनेगी अडेप्टेशन से। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन स्पीशीज की, क्योंकि टू द पॉइंट हम चलेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन स्पीशीज में 3 तरह की स्पीशीज आती है ह्यूमन: होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियन। होमो हैबिलस, होमो का मतलब हो गया, याद रखना, होमो एक जीनस है। जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो होमो क्या है, जीनस। अब जीनस क्या होता है? जीनस होता है ग्रुप ऑफ स्पीशीज जिनके जो सिमिलर फीचर्स है। जीनस क्या हुआ? जिनके जो है वो सिमिलर फीचर्स है, दैट इज योर जीनस। स्पीशीज जिनका जो है वो सिमिलर फीचर्स है, होमो हैबिलस। यहाँ पर जो होमो का मतलब हुआ वो हो गया हैंड यूजिंग मैन, ठीक है, मतलब जो कि अपने हाथ का अच्छा इस्तेमाल कर पा रहा है, ठीक है। और 2 मिलियन ईयर एगो, 2 मिलियन ईयर एगो जो है वो होमो हैबिलस की बात की है हमने। और इनके जो एविडेंस है वो हमें केनिया और तांजानिया में मिलते हैं, याद रखना, मतलब अफ्रीका। तो जो ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्टेंस है, वो ओरिजिन है, वो कहाँ से हुआ है, एवोल्यूशन, वो अफ्रीका से हुआ है। उसके बाद होमो इरेक्टस, अगर हम बात करेंगे 1.7 मिलियन ईयर एगो। यहां से क्या हुआ, इरेक्टस, इरेक्टस का मतलब हुआ कि आपका जो बॉडी पोस्चर है वो फुल इरेक्ट हुआ, फुल अपियर्ड हुआ। जो अभी प्रेजेंट में है वो पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जो है वो अपियर हुआ है, ये याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका होमोसेपियन। जो आपका होमोसेपियन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका मॉडर्न मैन हो गया,
ठीक है, जो आज के टाइम का आपका मॉडर्न मैन हो गया, दैट इज योर होमो सेपियन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, देखो हम जो कवर करेंगे यहाँ से, ठीक है, जो हमारा मेन फोकस रहेगा, मैं आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री को लिंक करूँगा कल, कि ज्योग्राफी किस तरह से लिंक हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर एक क्लास जाएगी पूरी की पूरी, जिसमें हम जो है वो मेन पासिस, रेंजेस, इन सबको एक बार दोबारा से देखेंगे। और इसके लिए क्या करना है कि ज्योग्राफी को पढ़ के आना कल, शिवाती मैम और रुडाली मैम स्पेशली आप, प्लस नेहा और कनिक आप भी पढ़ के आना, क्योंकि यहाँ पर हम रोल डिस्कस करेंगे कि हिमालयाज किस तरह से लिंक कर रहे हैं एंशंट हिस्ट्री को। ठीक है, आपका जो प्लेन्स है वो किस तरह से लिंक कर रहे हैं, प्लेन्स में किस तरह से लाइव ओरिजिनेट, जो आपका सिटीज़ जो है वो ओरिजिनेट हुई, इसको हम कल डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब हम बात करेंगे स्टोन एज की। 3 फेजेज है हिस्ट्री की, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो अब हम चलेंगे प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जिसमें जो हम बात करेंगे स्टोन एज की। स्टोन यानी कि आपका पत्थर, यानी कि यहां पर जो है वो पत्थर के अराउंड ही सब कुछ चला है, पत्थर ही सब कुछ है। अगर पत्थर नहीं है तो इस फेज का कोई पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता, इन शॉर्ट समझो। तो सबसे पहले ये जो 3 स्टोन एज सिस्टम है, ठीक है, पेलियोलिथिक, ठीक है, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, ये जो डिवाइड किया था, ये क्या था, जो डेनिश स्कॉलर है, ठीक है, P.F. सुहम SUHM एंड क्रिस्टेन थॉमसन, इन्होंने कहा था। और उसके बाद लेटर इसको प्रूफ किया था जैकोब वॉरसेक ने। ये नाम याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद 1863 में क्या हुआ था कि जो जॉन लुबॉक है, इसने क्या किया था कि डिवाइडेड स्टोन, जो स्टोन एज थी, इसको डिवाइड किया था पेलियोलिथिक और नियोलिथिक में। 3 स्टोन एज सिस्टम पहले आया, पेलियोलिथिक नियोलिथिक 2 स्टोन्स में डिवाइड किया। अब देखो पेलियो और नियो तो ठीक है, मीजो की बात नहीं की है। सबसे पहले जो डिवीजन की है 1863 में, ठीक है, ये पर्सनालिटी जो थे, इन्होंने, जॉन लुबॉक ने, इन्होंने जो है वो 2 पार्ट्स में स्टोन एज को डिवाइड किया। जो पहली थी वो थी पेलियोलिथिक, दूसरी थी नियोलिथिक, 2 ही स्टोन थे। लेकिन इसके बाद जो फाइनल डिवीजन आती है वो आती है 3 पार्ट्स में, पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। पेलियोस्टीन, होलियोसीन और होलोसीन, ये जियोलॉजिकल एज स्केल का पैरामीटर है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार जो है वो पूछा जाता है। प्लस इसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पर एक जो है वो एक क्वेश्चन क्लियर करता हूँ, ठीक है, और ये आपको एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आता है पेपर में और काफ़ी बार ये ट्रिकी क्वेश्चन है, पूछने के चांसेस जो है वो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ से जो है वो पूछा जा सकता है, मतलब ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। और शायद मुझे आपने भी पढ़ा होगा, इयॉन, इरा, इपोच, पीरियड, एज, एग्जैक्ट सीक्वेंस बना सकता है कोई इसका, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा? ट्राई कीजिए। शिवाती मैम आपको तो ट्राई करना पड़ेगा मैम, मैंने आपको पहले ही कहा था, जल्दी बताओ। सर क्या क्वेश्चन क्या पूछा सर? इयॉन, इरा, पीरियड, अपॉज, इनको सबको सीक्वेंस में लाओ कि कौन सा टाइम कहाँ से पहले आएगा। सर पहले आएगा इयोन। मैंने करवाया है क्योंकि ये यस हाँ जी सर। सर, हाँ जी हाँ जी। सबसे पहले पहले आएगा क्या आएगा, इयोन, इयोन, फिर उसके बाद, ईरा, एरा। फिर फिर पीरियड, पीरियड, फिर इपोथ, फिर एज। अब मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि ये जो है वो पेपर में आ चुका है, ये आपको पूछता है कि कौन सा पहले आ रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ईऑन क्या होता है, ईऑन बोलते हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम हिस्ट्री के फेजेस को देख रहे हैं, तो ये है लार्जेस्ट, इनको साथ साथ में लिखते रहना, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। उसके बाद
इयॉन से छोटा जो यूनिट होगा उसको बोलते हैं आप, ये शॉर्टर देन, ये शॉर्टर होगा किससे, इयॉन से, इसको बोलते हैं इरा, कि हम इस इरा की बात कर रहे हैं। पीरियड, जब हमारे पास एक डेफिनेट टाइम होता है कि इस पीरियड में, जैसा फॉर एग्जांपल 3000 से लेकर 2000 बीसी, तो 3000 से 2000 बीसी के बीच का ये क्या होगा, एक पीरियड हो गया, ठीक है। इपोच उससे कम आ गया, और एज जो हम प्रेजेंट, कि ये कितने साल पुरानी बात हो रही है, ठीक है, ये 100 साल पुरानी बात हो रही है, 200 साल पुरानी बात हो रही है, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सीक्वेंस जो है वो इस तरह से आता है, और ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और मैं कल पूछूंगा आपसे, तो इसको याद कर लेना। तो पेलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो 5 लाख साल से लेकर 10,000 तक, बीसी की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट। ये बीसी और एडी को मैं आपको जब हम एडी वाली फेज में पहुंचेंगे वहां क्लियर करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि एडी और बीसी का मतलब है जीसस क्राइस्ट का जो रीबर्थ हुआ है उसके बाद वाले फेज को हम एडी या फिर सीई बोलते हैं, कॉमन इरा, और इससे बाद पहले वाले को बोलते हैं बीसीई, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, इस तरह से। तो 5 लाख से 10,000 के बीच की जो फेज है दैट इज योर पेलियोलिथिक, उसके बाद 10,000 से 6,000 की मिजोलिथिक, और आपका 6,000 से 1,000 बीसी तक की जो एज है दैट इज योर नियोलिथिक। स्टोन एज है ओवरऑल, स्टोन एज पत्थर को ही यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। शुरुआत करते हैं पेलियोलिथिक के साथ, स्टोन एज के साथ। फर्स्ट में जो पेलियोलिथिक एज है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडल और अपर। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने फीचर्स ही से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इनके फीचर्स क्या है और इस फेज में हो क्या रहा है, ठीक है। लिथिक का मतलब क्या हुआ, स्टोन, लिथ मतलब स्टोन, ये याद रखना, ठीक है। 3 है, लोअर मिडल अपर। हो क्या रहा है, काम क्या है यहाँ पर, वो समझेंगे। तो देखो फीचर्स में सबसे पहला, अब यहाँ पर स्टोन पत्थर की बात हो रही है, अब पत्थर भी किस तरह का शेप है, स्किल्स है, शार्प है पत्थर या नहीं है, ये सब यहाँ पर देखा जाएगा। तो जो चीज़ हमें याद रखनी है फीचर्स में, वो सबसे पहला है ये कि इस फेज में आपको सेटल्ड एग्रीकल्चर या सेटल्ड लाइफ नहीं मिलेगी। जहाँ पर सेटल्ड लाइफ नहीं है या यहाँ पर वो कंडीशंस ही नहीं है जिसमें जो है वो एक सेटल लाइफ हो सके, तो इसलिए यहाँ पर जो आपको फेज में मिलेगा वो मिलेंगे हंटर एंड गैदरर्स, जिनको हम बोलते हैं नोमैडिक। अब मुझे बताओ कि हिमाचल प्रदेश में नोमैडिक ट्राइब कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की नोमैडिक ट्राइब कौन सी है। नोमैडिक ट्राइब हो गया हंटर एंड गैदरर, मतलब घुमंतु, जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। सर गद्दी। गद्दी। गद्दी ट्राइब ग्रुप, हाँ जी। ये याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद ये पहला फीचर। दूसरा फीचर कि ये स्टोन के अराउंड है, तो मतलब पत्थर का तो बहुत अच्छा यूज इन्होंने किया है, ठीक है। पत्थर का यूज किस लिए किया, आपका हंटिंग के लिए, ठीक है, और वो हंटिंग के लिए उसमें एवोल्यूशन होगा धीरे धीरे। और पत्थर भी किसका बना होगा, हार्ड रॉक क्वार्ट्जाइट का बना होगा, और ये पेलियोस्टीन एज है। यहाँ पर नेचुरल शेल्टर मिलेंगे, जो गुफाएं, केव गुफाएं, ठीक है, लोग पहाड़ों पर रहते हैं, पत्थरों में गुफाओं में रहते हैं, ठीक है, लेकिन कोई सेटलमेंट नहीं है, यानी कि गांव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लोग इकट्ठे रहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अपने लिए घर बनाएंगे, घर बनाने वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। लोअर पेलियोलिथिक एज पर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर जो टूल है वो हार्ड रॉक का बना हुआ क्वार्ट्जाइट। यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ टूल्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर टूल्स ही होते हैं कि टूल्स किस तरह से। तो इनिशियली सबसे पहले तो देखो लोग क्या करते थे, पता नहीं था कुछ नहीं, बड़ा पत्थर उठाया, ठीक है, और मसल पावर थी, बड़ा पत्थर उठाया और जानवर को मार दिया, ठीक है। अब लेकिन कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ये हुई कि ये तो पास वाले जानवर को मारने के लिए था कि बड़ा पत्थर उठाया और मार दिया, लेकिन अब पत्थर उठाकर भागना भी है। अब बड़ा सारा पत्थर उठा लिया, फिर भाग कैसे पाओगे तेज। तो यहाँ से हुई स्किल डेवलपमेंट शुरू। मैंने बताया कि जब भी कठिनाई आई सरलता का रास्ता, मतलब स्किल्स शुरू हो गए, तो उन्होंने पत्थर को तीखा करना शुरू कर दिया। जब पत्थर को तीखा शुरू किया तो पत्थर का साइज भी कम होना शुरू हो गया। तो सेम यही फेज है कि पत्थर के साइज के साथ
किस तरह से वो शार्प किया, किस तरह से स्केल्स हुआ, किस तरह से उसके एजिस को, उसके कोनों को और तीखा बनाया, पत्थर के चार पांच कोने बनाए ताकि अगर एक कोना मिस हो गया तो दूसरी तरह से लगकर जो है वो आपका शिकार जो है वो आप मर जाए, फंस जाए आपके जाल में। तो ये सब यहाँ पर शुरू होता है लोअर पेलियोलिथिक एज में। अब इसकी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो साइट्स, कि कौन सी साइट कहाँ पर है। तो याद रखना हिरन वैली, आपको जो जो साइट्स मैंने यहाँ पर लिखी है बस यही याद करनी है, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा अगर याद करनी होगी तो मैप जो है वो एनसीईआरटी वाला वो देख लेना बस एक दो बार, वो मैं भी आपको प्रोवाइड करूँगा, मैप सेक्शन सारे एक साथ। हिरन वैली गुजरात, ठीक है, दिदवाना राजस्थान, ठीक है, और लूणी वैली भी जो है वो राजस्थान में है। भीमबेडका लोअर पैलियो, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जो है वो ये वाली साइट है वो किससे लिंक हो रही है। बेलन वैली उत्तर प्रदेश, और छोटा नागपुर प्लेट्यू, कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में। दीपशिका मैम, आई थिंक मैं नाम भी भूल जाता हूँ मैम, तो बता देना मुझे एग्जैक्ट, ठीक है, दीक्षिता सर सॉरी। झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला रीजन। हाँ, झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला रीजन, ठीक है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा। तो ये याद रखना। तो इस तरह से ये हो गई इंपॉर्टेंट आपकी लोअर पेलियोलिथिक की साइट्स। हिरन वैली गुजरात, दिदवाना राजस्थान, लूणी वैली राजस्थान, भीमबेडका एमपी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भीमबेडका, भीमबेडका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भीमबेडका को हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, तो ये याद रखने के लिए। उसके बाद आते हैं मिडल पेलियोलिथिक एज। मिडल पेलियोलिथिक में क्या हुआ कि जो स्टोन ऊपर बड़ा था उसका साइज जो है वो छोटा हो गया। जब साइज छोटा हुआ तो वो शार्प हो गया, उसके एजेस बन गए। तो यहाँ पर ये बात होती है कि वही स्टोन को जो है वो अपने टेक्निक्स के साथ जो है वो शार्प कर दिया, छोटा कर दिया, ताकि इजीली जो है वो हंटिंग करना और भागना भी जो है वो आसान हो जाए शिकार के पीछे। देन उसके बाद होती है अपर पेलियोलिथिक एज। जो ये अपर पेलियोलिथिक एज है, याद रखना, यहाँ पर जो है वो आपको जो आपका पत्थर है, जो आपका हथियार है, पत्थर यानी कि स्टोन जो उसको आप यूज़ कर रहे हो, उसमें जो है वो बहुत सारे एजेस बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये पत्थर है इस तरह से, ठीक है, तो एक एज यहाँ पर हो गया इस तरह से, तो नोकीले तीखे पत्थर बनने शुरू हो गए, तो जिससे जो है वो शिकार करना आसान हो गया। प्लस यहाँ पर पत्थर का साइज छोटा हो गया, तो अब क्या है कि एक साथ, पहले तो एक बड़ा पत्थर एक ही उठाया जाता था, लेकिन छोटे छोटे जो है वो अगर पत्थर रखने हैं तो तीन चार रख सकते हैं। तो यहाँ पर शिकार करना ईजी हो गया कि अगर एक बार बच गया तो दूसरी बार नहीं बचेगा। और यहाँ की जो साइट्स है बेलन वैली, कुरनूल केव्स, आपको क्वेश्चन आ सकता है कुरनूल केव्स कहाँ पर है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है कि कुरनूल केव्स जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर भी जो है वो आपका अपर पेलियोलिथिक एज के एविडेंसेस जो है वो मिलते हैं। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है ऑस्ट्रिच एग। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिच एग जो है वो शेल जो है, एग शेल जो है वो कहाँ पर मिले हैं। तो याद रखना केन रिवर रीजन उत्तर प्रदेश, जो आपका केन नदी है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर मिले हैं। पटना में मिले हैं, पटने, ये पटना नहीं है, पटने है महाराष्ट्र में, यहाँ पर आपको एविडेंसेस मिले हैं इसके। और भीमबेडका, ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा एग होता है, याद रखना, ठीक है, और उसके एग शेल यानी कि उसके टुकड़े, मतलब क्या है कि ऑस्ट्रिच के एग से भी जो है वो फूड गेन किया जाता था। तो ये एविडेंसेस यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट्स, अब पूरी साइट्स की ही बात कर रहा हूँ मैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। सोहान वैली, ये आपका पाकिस्तान में है। अभी क्या है, इंडस वैली तक ही पूछते थे, लेकिन ऐसा पूछ सकते हैं कि सोहान वैली कहाँ पर है। ऑप्शन दे देगा ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, नर्मदा वैली जहाँ पर आपको भीमबेडका केव्स मिलेगी मध्य प्रदेश। कश्मीर में भी जो है एविडेंसेस मिले हैं, पंजाब में तो मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि इंडस वैली की साइट है। राजस्थान में थार डेजर्ट, तो यहाँ पर मिले हैं। अब उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आ चुके हैं, ये मैंने एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाकर यहाँ पर निकाले हैं। तो इंडिया के जो इस टाइम के पीपल थे पेलियोलिथिक में, वो निग्रेटो, ठीक है, निग्रेटो याद रखना, निग्रेटो रेस से बिलोंग कर रहे हैं। रेस यानी कि किस वंश से है, तो वो है निग्रेटो। और यहाँ पर जो वो रह रहे थे, वो रह रहे थे रिवर वैली पे, रॉक शेल्टर थे, ओपन एयर और केव्स। दैट मीन्स कोई परमानेंट सेटलमेंट घर नहीं बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर याद रखना कि वो खा क्या रहे हैं, ठीक है, वाइल्ड फ्रूट और वाइल्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो जंगली मिलती हैं,
और उसके बाद हंटिंग उनका ऑप्शन था। एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते थे, पॉटरी के बारे में नहीं जानते थे, और हाउसेस के बारे में नहीं पता था। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो पेलियोलिथिक जो एज है, इसकी जो अपर लास्ट वाली जो एज है, अपर पेलियोलिथिक एज, इसके एंड फेज में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जाता है, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पर जो है वो हिस्टोरियन साइंटिस्ट जो होते हैं वो ये क्लेम करते हैं कि इसकी लास्ट फेज में कहीं ना कहीं जो है वो फायर की डिस्कवरी हो गई है। अब इसका कैसे पता चलता है? जैसे तमिलनाडु में अभी रिसेंटली एक सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भारत में जो आयरन है वो 1000 साल पहले नहीं मिला था, वो मिला था 7000 साल पहले। अगर 7000 साल पहले भारत में आयरन मिलता है, दैट मीन्स यूरोप और भारत इन दोनों की हिस्ट्री सेम हो जाएगी। तो ये डिस्कवरीज कंटिन्यूसली हो रही है, ठीक है, ये चलता रहेगा। और यहाँ पर जो है वो लास्ट फेज में आर्ट के ट्रेसेस थोड़े थोड़े मिलते हैं कि थोड़ी बहुत पेंटिंग्स का एविडेंस जो है वो लास्ट फेज में मिला है। तो ये फीचर्स है, क्वेश्चन इस तरह से जो है वो एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पर जो लोग रहते थे, मैंने आपको बताया कि लोग हंटर गैदरिंग तो करते थे लेकिन झुंड में भी रहते थे। तो जो झुंड में रहते थे वो 100 के अराउंड झुंड होता था, जिसको बोलते हैं बैंड सोसाइटी, BAND, याद रखना, BAND सोसाइटी, ये नाम है इस सोसाइटी का। देन उसके बाद आती है मेसोलिथिक फेज। मीजो का मतलब, मीजो याद रखना सबसे पहले तो ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब हो गया मिडल, और लिथिक का मतलब हो गया स्टोन, मतलब एक इंटरमीडिएट फेज, नियोलिथिक और पेलियोलिथिक के बीच की फेज, जहां पर पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई है लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट की फेज जो है वो शुरुआत हो गई है। तो ये इंटरमीडिएट फेज है। यहाँ पर आपको पॉलिश टूल मिलेंगे, पॉलिश स्टोन मतलब टूल्स, यानी कि जो आप टूल्स, तो मतलब स्टोन जो है वो पॉलिश्ड हो गया, हर शार्प कर दिया, तीखा कर दिया, स्मॉल हो गया, ठीक है। जब स्मॉल हो गया, प्लस यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिले हैं, टेम्परेचर क्लाइमेट में चेंज हो गया है, गर्म हुआ टेम्परेचर, जिससे जो है वो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, मेल्टिंग ऑफ आइस भी हम देख रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्लाइमेट चेंज। और यहाँ पर जो क्लाइमेट, पहले कंडीशंस एग्रीकल्चर के लिए फेवर में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए जो है वो अब कंडीशन जो है वो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से फेवर में आ गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्लोरा और फोना, यानी कि आपका पेड़ पौधे और जीव जंतु में भी जो है वो चेंजेस देखने को मिले हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस हुई, अब लोगों को लगा कि नहीं, एक जगह पर रुका जा सकता है। जब एक जगह रुक गए, ठीक है, और जो है वो पत्थरों को तीखा कर दिया, तो तीखा करने से उनको पता चला कि नहीं, इससे जानवर को मारा भी जा सकता है और धरती को जो है वो खोदा भी जा सकता है। जब धरती को खोदेंगे तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी का राइज होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग रहना शुरू करते हैं एक जगह में। तो शुरुआत में वो हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे और फिशिंग पर डिपेंड थे। धीरे धीरे उसने डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। जब डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ मेसोलिथिक फेज में, तो यहाँ डोमेस्टिकेशन के साथ फिर कल्टीवेशन भी। लोगों को लगा कि नहीं, जो कैटल है वो तो सिर्फ एक 6 महीने दूध दे रही है, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, मारेंगे भी उनको, कितना मारेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने अल्टरनेटिव मेथड ढूंढा कल्टीवेशन का, उन्होंने सब्जियों को उगाना शुरू किया। तो यहाँ पर जो कॉमन एनिमल्स थे जिनको डोमेस्टिकेट किया गया, फर्स्टली सबसे पहले वाइल्ड कुत्ता, जंगली कुत्ता, देन उनका शीप, गॉट, एक्सेट्रा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है, कि जो मेसोलिथिक फेज में जो था वो ये था कि यहाँ अगर कोई लोग मर जाते थे तो उसके साथ जो है वो कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विस गुड्स जो है वो साथ में दफन कर दिए जाते थे। इसका ये इससे मानना ये था कि अगले जन्म में वो इन चीज़ों का यूज़ कर सकेगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है, जो मैन स्टार्टिंग वेयरिंग क्लोथ्स मेड अप ऑफ एनिमल स्किन, मतलब इसी फेज में, मेसोलिथिक फेज में आदमी ने कपड़े डालना शुरू कर दिया था जो कि किसके बने थे, एनिमल स्किन के, ठीक है। तो मतलब उनको यूज़ पता चल गया, देखो डोमेस्टिकेशन करनी है, एनिमल मर गया, हंटिंग गैदरिंग हो रही है, देन उसको पता चला कि जो मरा है इसकी हम स्किन का यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ है, ठीक है। तो उससे कितने सारे जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर परमानेंट नहीं है, सेमी परमानेंट सेटलमेंट, मतलब लोग परमानेंटली रहने नहीं लगे, सेमी परमानेंट है, कुछ टाइम के लिए एक जगह पर रुक रहे हैं, ठीक है। और मेसोलिथिक की जो लास्ट फेज है, जहाँ से नियोलिथिक फेज को शुरुआत होनी है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं आर्ट को भी जो है वो फेवर किया है।
तो यहाँ से शुरुआत होती है रॉक कट आर्ट की। याद रखना, रॉक कट आर्ट, ठीक है, रॉक आर्ट पेंटिंग्स मतलब पत्थरों पर पेंटिंग बनी हुई है। इसका एग्जाम्पल आ गया भीमबेटका। भीमबेटका के जो पत्थर हैं उनके ऊपर पेंटिंग्स मिलती है। वहाँ पर एनिमल्स के डिज़ाइन बने हुए हैं, वहाँ पर हंटिंग के डिज़ाइंस बने हुए हैं, वहाँ पर माचिस की डब्बियों की तिल्लियों की तरह जो बन रखा है उसको मैन कहा है, वुमेन का स्ट्रक्चर वहाँ पर है। ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत सारे जो है वो प्रकृति के और दृश्य जो है वहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स। तो इसकी शुरुआत भी जो है वो मेसोलिथिक की एंड फेज से होती है। इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो लंग हंज, HAHNGA, ठीक है, ये गुजरात में है। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो एविडेंस, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फाउंडिंग दिस साइट इज द ब्यूरल ऑफ द डेड। ठीक है, एक ब्यूरल, ठीक है, दफन, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, को बताएगा शिवांगी? सर, हाँ जी सर, दफनाना। हाँ, तो वो उसके एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, और आदमगढ़ MP में है, जहाँ पर जो है वो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले हैं डोमेस्टिकेशन के। उसके बाद है बोगर। बोगर बोगर राजस्थान में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पर जो एविडेंसेस मिले हैं वो माइक्रोलिथ इंडस्ट्री के मिले हैं। माइक्रोलिथ, अब देखो स्टोन की इंडस्ट्री है कि पत्थर, मतलब टूल्स बनाने की इंडस्ट्री, पत्थर के टूल्स बनाने की इंडस्ट्री भी के एविडेंसेस मिले हैं बोगर में। तो इसको बोलते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब छोटा पत्थर, 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच तक का साइज था इसका पत्थर का, इतने छोटे छोटे पत्थर बने हैं। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना जो टूल्स हैं इनिशियली वो पत्थर के थे, लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि नहीं, कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी स्ट्रांग है, तो उनसे जो है वो बोन्स बनाई जा सकती है, बोन्स, उनकी बोन से जो है वो टूल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अदर साइड्स की बात करें तो जो आपको याद रखनी है, बीम बेड का बहुत इंपॉर्टेंट है। बीम बेड का में हम्प्ड कैटल जेबू, इसका एविडेंस मिला है। हम्प कैमल, वो देखें कैमल की हम्प होती है, तो उसका एविडेंस यहाँ पर मिला है। जैसे कैमल की हम्प होती है, कैटल की हम्प देखी है, वो बैलों के हम्प नहीं होते हैं, किसी ने ऑब्जर्व किए हैं? वो बैल बड़े पुराने पुराने उसमें दिखाते हैं कि बड़े बड़े बैल, उनके हम्प होती है ऐसे पीठ के ऊपर एक बनी हुई, किसी ने ऑब्जर्व हाँ किया जी है? सर। तो हाँ वो जी, हाँ जी। वो उसके एविडेंसेस मिले हैं। दिदवाना, मैंने आपको बताया, दिदवाना रीजन में याद रखना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब कहा है कि इस रीजन में जो है वो हैवीएस्ट रेनफॉल होती थी, यहाँ पर बहुत बारिश के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, उसके बाद तिलवारा, ये भी राजस्थान में है, यहाँ पर वाइल्ड गोट बोन्स मिले हैं, पिग मिला है, डोमेस्टिकेशन ऑफ हम्प्ड कैटल यानी क्या कोई जैबू जिसको बोलते हैं। और उसके बाद आ गया कन्वल, ये आपका गुजरात में है, बोन्स ऑफ रियानोसोर्स, वो फैलो डीर यहाँ पर मिले हैं। मेजोलिथिक आर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मेजोलिथिक आर्ट में आपका आता है भीमबेटका। ठीक है, एक तो पहला, दूसरा उसके बाद चंद्रावती राजस्थान, यहाँ पर पेंटिंग्स मिली है, पत्थरों पर जो पेंटिंग्स बनी है वो, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट रॉक आर्ट पेंटिंग, रॉक कट पेंटिंग इन इंडिया। ये डिस्कवर की थी किसने? ACL कायरली ने। ये नाम जो है वो पूछा जाता है पेपर में कि पहली रॉक कट पेंटिंग किसने डिस्कवर की थी, तो याद रखना सोहरी सोहागिरी सोहागी घाट, सोहागी घाट, कहाँ पर? कैमूर हिल्स, यूपी। मिर्ज़ापुर वाली डिस्ट्रिक्ट है ये, मिर्ज़ापुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये सोहागी घाट जो ये जगह है, यहाँ पर जो है वो ACL कायली ने डिस्कवर किया था इसको। देन भीमबेडका की आर्ट, भीमबेडका रॉक कट पेंटिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 16 कलर यूज़ किया गया है नेचुरल, और ये नेचुरल जो है वो मिनरल्स। ठीक है, यहाँ पर एनिमल्स मिले हैं, जो कलर्स है वो मिनरल से मिले हैं, नेचुरल कलर्स यूज़ किए हैं। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज हैं साथ में। एनिमल्स में आपका एलिफेंट, रिहानोसोर, लायन, बुफेलो, गौर। पर एक बात ध्यान रखना, पूरी की पूरी स्टोन एज में कहीं भी स्नेक के बारे में कुछ भी एविडेंसेस नहीं है। सर। ठीक है, और हंटिंग सीन हो गया यहाँ पर, और मैन वुमेन यानी कि आपका जो आपका पेंटिंग्स है भीमबेटका की, वहाँ पे यंग वुमेन, यंग मैन, और ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, इनके एविडेंसेस भी मिले हैं। साथ में जो एक्सरे स्टाइल जो पेंटिंग बना रखी है वो इंटरनल ऑर्गन्स को रिफ्लेक्ट करती है भीमबेटका में। तो ये दिस इज़ अबाउट भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और ये साइट्स जितनी है
कल के कल सारी याद होनी चाहिए, मैं पूछूंगा। शिवाती मैम, रूडाली मैम, श्वेश्री, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में आते हैं ये, अदर ठीक है एग्जाम्स सर। में तो इतने ज़्यादा नहीं भी आते, लेकिन आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो स्टोन एज के जो सोर्सेज हैं, ठीक है, सोर्सेज मैं थोड़े इसको बाद में इसलिए करा रहा हूँ, यहाँ पर जो इनके बारे में पता चलता है कि किस तरह से इसको स्टडी किया गया है। तो फॉसिल्स, मतलब जितना हमने ऊपर अभी पढ़ा, इनके जो रिमेन्स हमें थोड़े थोड़े मिल रहे हैं, किसी की हड्डियाँ मिल रही है, कोई पतीला मिल रहा है, ठीक है, कोई जो वो कहते हैं ना घड़े टाइप में जो पॉटरी मिल रही है वो मिल रहा है, कहीं पे किसी का डेड बॉडी मिल रही है, मम्मी जिसको हम कहते हैं पुराने ज़माने के जो, ठीक है, कफिन मिल रहे हैं, कफिन के अंदर सामान रखा हुआ है, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि अच्छा सामान तो है वो मिजोलिथिक फेज से आता था, तो ये मिजोलिथिक फेज वाली बॉडी है, इस तरह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ एंशेंट रिमेन्स, जो है ये हम एंशेंट रिमेन्स की स्टडी करते हैं, फॉसिल्स की जो स्टडी करते हैं, एविडेंसेस की जो स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं पेलियोबॉटनी। ये पूछ सकता है कि पेलियोबॉटनी क्या होती है, तो ये टर्म याद रखना। देन माइक्रोलिथ मैंने आपको बता दिया कि जो पत्थर है शार्प साइज, ठीक है, 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच में, उसमें सारा का सारा। अब चलते हैं एग्रीकल्चर पर। मेसोलिथिक तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर की शुरुआत और नियोलिथिक फेज में कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखना कि 8000 से 6000 बीसी पहले एग्रीकल्चर की बात की गई थी। कहाँ पर? जॉर्डन और सीरिया में जो है वो एविडेंसेस मिले हैं एग्रीकल्चर के, और भारत में भी 5000 तक में जो है वो एग्रीकल्चर की बात पर आ गई है। लेकिन भारत में भी कहाँ? मेहरगढ़ वाली साइड में। और मेहरगढ़ कहाँ है आपका? पाकिस्तान में। और 5000 साल पहले, ठीक है, जो मैक्सिको में जो है वो यहाँ पर 5000 बीसी में अगर हम बात करें, मैक्सिको के जो पीपल थे, मैक्सिको जो आपका नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ के जो लोग थे वेजिटेबल्स और डोमेस्टिकेशन करते थे। ये कुछ एविडेंसेस हैं, ठीक है। ओवरऑल एविडेंसेस जो हम बात करेंगे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सबसे पहले एविडेंसेस मिले हैं। हॉर्स भी कहीं ना कहीं मेहरगढ़ में मिलता है, याद रखना। इंडस वैली में हॉर्स के एविडेंसेस नहीं है, लेकिन मेहरगढ़ में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि एग्रीकल्चर क्यों, डोमेस्टिकेशन क्यों, क्या जरूरत पड़ गई डोमेस्टिकेशन की। तो सबसे पहला तो हो गया कि क्लाइमेट चेंज हुआ, जिससे सुटेबल कंडीशंस आई, ठीक है। डोमेस्टिकेशन इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि यार सारे ही जानवरों को अगर हम मार देंगे तो फिर फ्यूचर में किसको क्या बचेगा। तो उन्होंने देखा कि नहीं, जानवरों को मारना नहीं है। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनका मारने से अलावा भी वो दूध दे सकते हैं, उनसे ऊन मिल सकती है। तो उन्होंने उन जानवर्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जंगली कुत्ते को मत मारो, ये आपको किस प्रोटेक्ट करने के लिए काम आएगा, इसको पालतू बनाओ, ताकि कोई जानवर हमारे ऊपर अटैक करे तो ये हमें प्रोटेक्ट कर सके। कैटल को उन्होंने रखा इसलिए ताकि कैटल को जो है वो हमारे दूध मिले हमें उससे, कैटल से हमें बहुत सारे और अदर प्रोडक्ट्स भी उनको मिल रहे थे, वो उनका इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये जो नाम है वी जॉर्डन चिल्डे, ठीक है, ये पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कि चेंजेस इन एनवायरनमेंट, की जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हैं उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो फूड प्रोडक्शन हुई है। मतलब कि एनवायरनमेंट गर्म हुआ, वार्म वार्म टेम्परेचर चेंजेस है उसकी वजह से। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस ने इसको जो है वो चैलेंज किया है, वो ये कहकर कि पेलियोस्टीन आइस एज में भी तो जो है वो क्लाइमेट चेंज हुआ था, उस टाइम तो एग्रीकल्चर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल हमें जो समझना है वो ये कि क्लाइमेट चेंज तो हुआ, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट भी आई। टेक्नोलॉजी और स्किल्स की वजह से एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ। पहले स्किल्स और टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी है, उस टाइम अभी आ चुकी है। इसलिए जो है वो हम देखते हैं मिजोलिथिक फेज के एंड में एग्रीकल्चर शुरू होता है। यहां तक क्लियर हुआ सारा? हाँ जी सर। सर। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, सर बस करो अब।